recording. ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति सिस्टर। आज एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे और ये सेशन स्टार्ट करने के पहले ये बहुत ही सुंदर सा एक मुहावरा है जो अफ्रीका से आता है। कहते हैं कि महान लोग महान पैदा नहीं होते हैं, लेकिन वो महान तब बनते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं। तो कैसा लगा आपको प्रॉवर्ब? आप जरूर चैट द्वारा इसका जो भी आपकी समझ है आप बता सकते हैं। एक दूसरा प्रॉवर्ब है, मुहावरा कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस जो चाइनीज शास्त्रवाद है, और वे कहते हैं कि एक दोष वाला हीरा बनना कहीं बेहतर है हम परफेक्ट पेबल बने रहे बजाय इसके। यानी कि एक बिना दोष वाला पत्थर बने रहे, उससे अच्छा है कि हम एक दोष वाला हीरा बने। हम क्या समझते हैं कि एंजल, चाहे हम ट्रेनी एंजल हो, लेकिन ट्रेनी एंजल बनना कहीं बेहतर है बजाय उसके कि हम ना बने, एंजल ना बने, मनुष्य तक में सीमित रहें। तो आप लोगों के क्या विचार हैं आप बता सकते हैं। और हम आपको म्यूट करेंगे। आपको अगर कोई बात रखनी हो, अपनी शेयर करना हो, तो आप हैंड रेस कीजिए, चैट का इस्तेमाल कीजिए। हैंड रेस करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, नहीं तो कई बार वॉइस आवाज क्लैश हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो अभी तक आपका आप कर रहे हैं कि आप होमवर्क कर रहे होंगे, और आपके अगर कोई अनुभव रहे हो या आपको कोई नया एक्सपीरियंस या शेयरिंग करना हो, कमेंट हो, तो आप जरूर बता सकते हैं। कोई शेयर करना चाहेंगे इस वक्त? आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जवाब आ रहा है, ट्रेनी एंजल बन जाना बेहतर, बिकॉज
करते करते ही परफेक्शन की ओर जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल उसका एक्सप्लेनेशन है। बहुत बेहतर है कि हम बजाय इसके हमेशा पत्थर बुद्धि बने रहें। तो ट्रेनी है तो जरूर हम उस पोस्ट पर भी पहुंच जाएंगे, एंजल के पोस्ट पर। और किसी का कोई विचार, आपकी यात्रा कैसे चल रही है? जो पहली बार ये रिट्रीट ज्वाइन कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, जो पहली बार नहीं कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। चलिए, हम समझते हैं कि अभी नहीं है, तो आपके पास हम फिर आएंगे। तो पहले हम एक प्रैक्टिस में चलेंगे, और हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट स्टेप है, हर प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना। हम सबके पास वो बुद्धि है। तो हम थर्ड आई, ज्ञान का तीसरा नेत्र कहें, चाहे पारस बुद्धि कहें, चाहे दिव्य बुद्धि कहें, इसको हम खोल के देखते हैं। हमारे को सच्चाई नजर आती है। सच्चाई ये है कि हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा घर इस आसमान से परे है, परमानेंट घर है। यहीं से हम देखते हैं वो साइलेंट घर। आसमान से परे एक आसमान है, गोल्डन रेड लाइट में। स्थिर है, कोई हलचल नहीं। और जैसे इस वक्त ये जूम कॉल चल रही है, सब सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है, तो ये ड्रामा में चल रहा है और ये स्क्रिप्ट अनुसार चलेगा। लेकिन जो अदृश्य सोल है, आत्मा, वो यहां से निकल कर उस साइलेंस में फिट हो जाती है। सोल उस साइलेंस में फिट है, कोई हलचल नहीं। दुनिया के शोरगुल से दूर। अमरता की दुनिया में अपना घर, जहां बिलोंगिंगनेस है, अपनापन। सोल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने रोल से, बिल्कुल स्वतंत्र है अपने रोल से। रोल होगा इस वक्त इस जूम कॉल अटेंड करने का, लेकिन सोल अलग है। उसका घर भगवान के साथ है, और भगवान खुद भी एक इनविजिबल, अदृश्य पॉइंट है। हम अपने बिल्कुल आंखों के सामने उनको महसूस कर सकते हैं। 2 पॉइंट आमने सामने उस घर में, दोनों ही नोबल, सज्जन, स्वीट साइलेंस में
बहुत पुराना गहरा शाश्वत संबंध है। जैसे सुप्रीम सोल है, ऐसे ही सोल भी है, बाप समान। एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम की भावना, साइलेंट प्रेम। इस प्रेम में ना कोई फूल है, ना कोई तोहफे हैं, ना कोई गीत है, ना कोई कविता है, लेकिन साइलेंट गहरा प्रेम। ये वर्ल्ड है जहां सर्व खजाने प्राप्त हैं। ये दुनिया है जहां पर ना रावण है, ना माया। इस मन को, इस वातावरण को आप ग्रास्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। निश्चिंतता, सरलता, प्रेम, शांति, साइलेंट जॉय। जो जागृत आत्मा है उसके लिए परमात्मा सब कुछ है, और ये दुनिया उसके लिए सब कुछ है। ये साइलेंस सब कुछ है। कोई जागृत है कि नीचे कहीं दूर ड्रामा चल रहा है, लेकिन ये दुनिया में बिल्कुल मगन है। थैंक यू। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या कोई शेयरिंग हो किसी की? मैं 1 मिनट अपना कैमरा एडजस्ट करेंगे। कोई कुछ कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? तो हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। और अभी तक हमने क्या देखा कि एक तरफ हमारी दुनिया है, और हम इस दुनिया से उस दुनिया से इस दुनिया में आते हैं थोड़े समय के लिए। हम थोड़े समय के लिए आते हैं और थोड़े समय बाद रावण पैदा हो जाता है, और वो जीवित रहना चाहता है, और इतना जिद्दी है कि इतने ज्ञान के बावजूद भी वो मरना नहीं चाहता।
तो इसीलिए हम समय समय पर टाइम क्रिएट करते हैं और प्रैक्टिसेस में आते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो एक तरफ है एंजल और एक तरफ है डीमन, यानी एंजल फरिश्ता, और दूसरी तरफ है रावण। तो इन दोनों की लड़ाई चलती है। आज हम देखेंगे कि इस थिएटर में क्या होता है। ये इतना बड़ा थिएटर कहें, मूवी कहें, ड्रामा कहें, फिल्म, बहुत अच्छा नाम है, बाबा कई बार कहते हैं ये फिल्म है। तो हम देखेंगे इस फिल्म में क्या होता है। तो जब हम रचना की बात करते हैं और रचना के बारे में जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो शास्त्रवाद हैं और जो धर्म के गुरु हैं, आप उनसे पूछेंगे रचना के बारे में तो वो यही कहेंगे कि कई सारे थ्योरीज हैं इसके ऊपर, लेकिन अंततः जो वो कहते हैं वो यही कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। और अगर आप किसी समझदार साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चला, तो वो कह देंगे कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ऐसा कह देंगे। एक नाम साइंस जगत का जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है पीटर रसल, नहीं माफ कीजिएगा, जूलियन बार्बर। इन्होंने अपनी किताब द एंड ऑफ टाइम में, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, शायद ये पीटर रसल, ये आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। एंड ऑफ टाइम में इन्होंने कहा कि वर्तमान को देखकर हम कभी पास्ट का पता नहीं लगा सकते, वर्तमान को देखकर कभी पास्ट का पता नहीं चल सकता है। तो उनके हिसाब से जो भी हम वर्तमान में देख रहे हैं, जो हिस्ट्री है, हम नहीं बोल सकते। तो उनके हिसाब से पूरी हिस्ट्री जो है डिसमिस हो जाती है। यानी कि जो अगर हम अभी देखते हैं कि यहाँ पर हड्डियां हैं, फॉसिल्स हैं, तो उसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि कल कोई एनिमल रहा होगा या 100 साल पहले कोई एनिमल रहा होगा। किसी ने देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो हम नहीं कह सकते कि कोई एनिमल रहा होगा। तो उनके कहने का मतलब है कि जैसे हम अभी जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, लेकिन आ, हमने देखा है कि और लोग उनसे मिले हैं, हमारे बड़े लोग उनसे मिले हैं, उनके समय पे जो जो आंदोलन हुए वो सब भी हम सब ने थ्रू न्यूज़पेपर्स जाना है। तो हमें पता है कि वो यहाँ पर थे, एग्जिस्ट करते थे। पर जैसे कोई बोन्स है, फॉसिल्स हैं, उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि पीछे कोई एनिमल रहा होगा। तो हम इस बात पे थोड़ा विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे स्पिरिचुअल मॉडल पे। इस बात को आप याद रखिएगा, हम इस बात पर लास्ट में आएंगे। तो हम एक स्क्रीन यहाँ पर शेयर करते हैं और हमारे घर का मॉडल यहाँ पर आता है, जो हम हर बार यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मॉडल हमारे घर का। तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? आप बता सकते हैं? दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो है हमारे घर का स्पिरिचुअल मॉडल है। और इस मॉडल में आप देखते हैं कि ये हमारा एटर्नल होम है, ये हमारा एटर्नल होम है। और इस एटर्नल होम में, यानी शाश्वत घर में, सारे सोल्स रहते हैं। और सारे सोल्स जो है ये यहाँ से नीचे उतरते हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये सारा जो वैज्ञानिक लोग, जो अप्रोच है उनका, जो इसकी तरफ जो उनका रवैया है, वो ये कि ये पत्थर अप्रोच, पत्थर बुद्धि से इस बात को अप्रोच करते हैं, तो ये हमारा पूरा घर मिस हो जाता है। उनके हिसाब से वो घर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मिस हो जाता है, वो ये वाली चीज तो देखते ही नहीं है। एक मिनट, तो ये वाली चीज उनके लिए पूरी मिस हो जाती है। और जितने भी मेडिकल के लोग हैं
वो सारे लोग शरीर को सही कर रहे हैं और वो सोल के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी उनकी स्थिति है कि जो मेन चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज है सोल, वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। तो उनके हिसाब से पूरा पत्थर अप्रोच से वो इस बात को डील करते हैं। तो अब जो है यहाँ से हम सोल्स नीचे उतरते हैं। ये मूवी शुरू होती है 5000 वर्ष की, तो हम यहाँ से नीचे आते हैं। और एक टाइम होता है हम आते हैं, ये फिल्म को देखते हैं, और एक टाइम होता है हम यहाँ से चले जाते हैं। और ये मूवी बहुत ही 3 डायमेंशनल मूवी है, यानी ये वो मूवी नहीं जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन ये वो मूवी है जहाँ पर बहुत कुछ होता है, बहुत चीजें होती है, जन्म होते हैं, मृत्यु होती है। और ये मूवी कई फेसेस से गुजरती है, कई एपिसोड से गुजरती है, कई फेसेस से गुजरती है। और इस मूवी का एक फिक्स्ड ड्यूरेशन है, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि चलती रहे जैसे बाकी मूवीज होती हैं 3 घंटे 4 घंटे की, ऐसे ही इसकी भी एक फिक्स्ड आयु है, इस मूवी की फिक्स्ड ड्यूरेशन है। अब आप देखेंगे पीछे 200 वर्ष में बहुत सारे सोल्स, बहुत सारी आत्माएं नीचे उतर कर आई हैं, बहुत सारी आत्माएं नीचे उतर कर आई हैं। और क्यों उतर कर आई हैं? क्योंकि ये फिल्म बहुत एक्साइटिंग हो गई है। देखिए, कोई भी फिल्म बड़ी एक्साइटिंग होती है तो बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए। तो ये मूवी बहुत एक्साइटिंग हो गई है, बहुत सारे सोल्स नीचे उतर कर आए हैं इस मूवी को देखने के लिए। अब आपको ये बात समझ आई कि हम ये मूवी देख रहे हैं, केवल एक्ट नहीं कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये बात सबको समझ आई है? कोई कुछ कहने चाहेंगे? हम ये मूवी देख रहे हैं, कौन देख रहा है ये मूवी? मूवी देखने के लिए होती है, सोल्स देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि चैट पे हम चेक कर लेते हैं किसी का कोई जवाब। हाँ, सबको समझ आया है। जो हम जूलियन बार्बर की बात कर रहे थे, हम उस पर बाद में आएंगे, उसको नहीं भूलिएगा। अब जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में आपको ऊंट का रोल मिला है, राइट? तो ऊंट के रोल में तो आपने ऊंट की कॉस्ट्यूम पहनी है। अब आप ड्रामा भी देख रहे हैं और आप ऊंट के रोल को भी देख रहे हैं, ऊंट को क्या करना है ये भी देख रहे हैं। तो आपको बाकियों का रोल भी पता है, ड्रामा भी कैसे चल रहा है पता है, और आपको कैमल का यानी ऊंट का रोल भी पता है, अपना रोल भी पता है। तो आप देखते भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। ठीक है, तो अब ये मूवी स्टार्ट होती है गोल्डन एज से। गोल्डन एज जहां पर प्योर आई होता है, ये आपको दिख रहा है, सबको समझ आता है, ये प्योर आई यानी बिल्कुल आत्म अभिमानी स्थिति, लाल रंग का ये आई होता है। और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस संसार की बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए। वो इस संसार की बेस्ट चीजों के लायक होते हैं, वो डिजर्व करते हैं बेस्ट चीजें। तो तभी गोल्डन एज यानी सब कुछ प्योर होता है। कई बार नॉलेज यानी ज्ञान में आता है कि वहाँ कितना हीरे होते हैं और हम सोना होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये जो है बेस्ट डिजर्व करते हैं, तो ये बेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है गोल्डन एज। हमारी अंदर की जो परफेक्शन है वो मैच करती है बाहर की परफेक्शन के साथ, तो हमारे को रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि हम अंदर से बिल्कुल आत्म अभिमानी हैं, उसका रिवॉर्ड प्रकृति देती है, हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अब जब 1/4 1/4 समय गुजर जाता है तो हम यहाँ सिल्वर एज पर आ जाते हैं। सिल्वर एज यानी कि ये जो है ये पौना भाग सिल्वर एज है। त्रेता युग, यहाँ पर ज्यादा बड़े पैमाने पर हम आत्माभिमानी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर लगाव आ जाता है, बॉन्डेज, बंधन, लगाव, ये दोनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन बहुत कम होती है। हम फिर भी बहुत आत्माभिमानी होते हैं, पूरी तरह आत्माभिमानी नहीं कहेंगे लेकिन काफी हद तक आत्माभिमानी होते हैं। तो हम इसको सेकंड बेस्ट हेवन कह सकते हैं।
जो सेकंड हेवन होता है, तो इसको हम कह सकते हैं। अब जब हम इस जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जब हम आधा साइकिल कवर कर चुके हैं, तो हमारे मन की स्थिति कुछ इस तरह से होती है, आधी आधी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आधे हम आत्माभिमानी होते हैं और बाकी आधा जो है पूरा देह अभिमान आ जाता है जब हम नीचे यहाँ पर पहुंच जाते हैं, इस वाली जगह पर। तो आधा आधा हो जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। क्यों महत्वपूर्ण स्थिति होती है? क्योंकि एक और देह अभिमान इस तरफ आ गया तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। थोड़ा सा भी देह अभिमान इस तरफ आ जाता है तो पूरा रावण राज्य शुरू हो जाता है। और रावण राज्य जब शुरू होता है, सारे सोल्स, जितने भी सोल्स हैं, इस साइकिक ट्रॉमा से गुजरते हैं। ये साइकिक ट्रॉमा यानी कि एक सदमे से गुजरते हैं सारे के सारे सोल्स, सब आत्माएं। सदमा इसलिए कि आप अभी हेवन में थे, स्वर्ग में, और यकायक अचानक से अगली बार आप देखते हैं कि बिल्कुल ड्रामा की सीन चेंज हो गई है, प्लॉट्स चेंज हो गए हैं, वो चीज नहीं रही है अभी। तो सारे सोल्स इस साइकिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, सदमे से गुजरते हैं, जब भीतर की जीवन उनकी इनर परफेक्शन से अज्ञानता की ओर आ जाते हैं, यानी परफेक्ट स्थिति से अज्ञानता की ओर चली जाती है, और ये रावण राज्य शुरू हो जाता है। सोल्स जो अब तक नेचुरली बहुत ही लविंग थे, अब फियर आ जाता है, वो अब मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, ये फीलिंग आती है, और डर आता है, बंधन आते हैं। तो ये सब जब आता है तो उनको वाकई में बहुत बड़ा धक्का लगता है अंदर से। अब तक जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते थे क्योंकि वो आत्माभिमानी थे, और अब अचानक आत्माभिमानी से क्या होता है कि अब हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, ये वाली फीलिंग, क्योंकि वो अपने आप को देह समझने लगते हैं। यही चीज आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी उनके शास्त्रों में मेंशन किया गया है। आप बता सकते हैं अगर कोई जानता हो, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो। क्रिश्चियनिटी में ये मेंशन किया गया है, जब हम यहाँ पर कॉपर एज में होते हैं तो क्या होता है, किस नाम से ये जाना जाता है? कोई जवाब दे सकते हैं? उनके शास्त्रों में एक लाइन में मेंशन है। नहीं, कोई आइडिया नहीं? चलिए हम बताते हैं, इसको कहते हैं जब इस नाम से कि एडम ईटिंग एप्पल, यानी आदम ने सेब खाया। तो ये एक आदम की बात नहीं है, ये पूरे मनुष्य जाति की बात हो रही है, पूरे मनुष्य जाति की गिरावट हो जाती है, और रावण तेज हो जाता है, विनाश फोर्सेस तेज हो जाते हैं, और पूरा सिस्टम ही डिफरेंट हो जाता है, कर्मों का खेल शुरू हो जाता है। और पूरे चक्र के दौरान नए नए सोल्स नीचे ज्वाइन करते हैं, इस मूवी को नए नए सोल्स ज्वाइन करते हैं, जो इस यानी कि इस दुनिया में वो स्पार्कल बना रहता है ना, यहाँ पर जो कई बार हम कहते हैं ना कि ये दुनिया अच्छे मनुष्यों से चलती है, लौकिक में लोग ऐसी बात कह देते हैं। तो अच्छे मनुष्य कौन? ये जो नए नए सोल्स ज्वाइन होते हैं ऊपर से, उनमें एक स्पार्कल होता है। तो उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनका जो प्योर नेचर होता है, उस वजह से दुनिया में ये अच्छे लोगों का आना लगा रहता है। तो अच्छे सोल्स यानी कि न्यू सोल्स का तो ये स्पार्कल बना रहता है। थोड़े समय के बाद में जब आयरन एज आता है, तो आप देखते हैं कि हमने पहले भी देखा था, ये जो आई है, जो रियल में एक डॉट के रूप में आ जाता है, बिल्कुल ही एक छोटे से डॉट के रूप में। और इसको हम कहते हैं जब डार्क एज शुरू हो जाता है, डार्क एज जब रावण राज्य शुरू होता है,
और इतना ज्यादा हम अपने आप को भूल चुके होते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी भूल गए होते हैं, हम क्या थे क्या बन गए हैं। इस इतना डिफरेंस आ जाता है, पता ही नहीं था कि हम क्या हैं करके, यानी क्या थे और क्या बन गए हैं, इतना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। और रावण का काम है दुख देना दुख लेना, ये कलयुग की बात है। आयरन एज यानी कलयुग, द्वापर के बाद कलयुग जब आता है, दुख देना दुख लेना। और रावण को आप कितनी ही चीजें दिला दीजिए, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए उसे, उसको हमेशा और चाहिए होता है। और ये चलता है सिलसिला जो अभी तक हम कवर करके आए हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद कई सारे रहस्य हम जानेंगे। किसी का कोई सवाल, कोई शेयर करना चाहता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं या माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को क्लियर है ये? हमें सिर्फ पूर्णिमा बहन दिख रही है। हम आप सभी को प्रोत्साहन देते हैं, कैमरे में आए। जवाब है क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब जब हम सत्युग त्रेता युग में होते हैं, तो वहां कोई मंदिर नहीं होते, वहां कोई टेम्पल्स यानी चर्चेस वगैरह भी नहीं होते हैं, क्योंकि भीतर की जो परफेक्शन होती है वो बाहर की परफेक्शन से रिवॉर्डेड होती है ना। हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमारे को मेहमान बने रहने के लिए रिवॉर्ड देती है प्रकृति। लेकिन जब कॉपर एज आता है, यानी द्वापर युग, द्वापर युग होता है लड़ाई का युग, एज ऑफ वॉर्स, बहुत सारे वॉर होते हैं वहां पर। और वही समय होता है जब पैगंबर, प्रॉफिट्स नीचे उतरते हैं दुखों को एड्रेस करने, यानी क्योंकि उस समय दुख शुरू हो जाता है, रावण राज्य शुरू हो जाता है, तो प्रॉफिट्स आते हैं दुख उस सबको एड्रेस करने के लिए। आप देखते हैं कि इन प्रॉफिट्स का भी एक तरीके का एक पैटर्न होता है। जितने भी ये पैगंबर आए, जो भी पैगंबर, आप बुद्धा बोलिए या जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट को बोलिए या नानक, गुरु नानक बोलिए, तो इन सब का एक पैटर्न होता है। आप देखेंगे कि जो भी प्रॉफिट आते हैं पैगंबर, पहले वो आकर प्रीच करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने प्रीच किया, पहले प्रीच किया ये नॉलेज। और यानी कि जीसस के बॉडी में क्राइस्ट का अवतरण होता है, क्राइस्ट सोल का अवतरण होता है। और इनका जो जन्म होता है वो डायरेक्ट होता है, बॉडी में प्रवेश करते हैं। और उनको क्योंकि धर्म की स्थापना करनी होती है तो वो डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, क्योंकि अगर वो गर्भ से जन्म लेंगे तो जब तक वो बड़े होंगे प्रीच करने के लिए, तब तक उनका पावर खत्म हो जाता है। का खत्म माना कम हो जाता है, लेकिन धर्म स्थापन करने के लिए बहुत पावर होना चाहिए। तो वो फुल पावर के साथ अवतरण होता है उनका, जो यानी डायरेक्ट एंट्री लेते हैं जब जीसस जो है 30 साल के करीबन होते हैं। आप देखेंगे जितने भी है, जब नानक 30 साल के थे, ये उसी समय होता है जब वो 30 ईयर्स, अराउंड 30s में होते हैं, तब ये अवतरण होते हैं और तब ये धर्म स्थापन किया जाता है। और अगर आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी, हम एक पैगंबर को लेंगे, बाकी सबका भी सिमिलर पैटर्न रहता है। अगर हम देखें जीसस क्राइस्ट की, जब हम बात करते हैं क्राइस्ट सोल के, जो जो क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं कि लास्ट में जो शब्द थे, जब जो उच्चारे गए क्राइस्ट ने, कि उन्होंने जो शब्द उच्चारे जब उनको क्रूसिफाई कर रहे होते हैं, यानी सबको मालूम है उसको क्रॉस पे चढ़ाते हैं, तो उनके जो शब्द निकले बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शब्द थे, एम्पावर करने वाले, कि माफ कर दो, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ये क्राइस्ट के शब्द थे।
और क्राइस्ट ये कहकर निकल जाते हैं, तो लास्ट में जब जीसस होते हैं उनके जो शब्द निकलते हैं, तो उनके शब्द मुझे क्यों इस तरह से किया गया, मैंने क्या किया करके इस तरह से होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जी किसी ने बोला उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ लास्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। तो जैसा ज्ञान कहता है 2 सोल्स एक बॉडी को यूज करते हैं। अब आप देखेंगे क्राइस्ट के जाने के बाद जो भी पैगंबर ज्ञान देकर जाते हैं, उनके बाद जो पहला नाम आता है वो आता है किसी बड़े सेंट का नाम। बड़ा संत होता है जो उस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। यानी अगर क्रिश्चियनिटी को नेक्स्ट किसी ने आगे बढ़ाया हो तो वो नाम आता है, किसी को मालूम वो नाम जो क्राइस्ट के बाद उस धर्म को आगे बढ़ाने में संत का नाम? क्राइस्ट तो न्यू सोल थे, लेकिन उसके बाद एक जो सबसे बड़े सेंट का नाम कोई जानता हो तो टाइप कर सकते हैं। चलिए, जो उसके बाद जो क्राइस्ट के बाद जो बड़े संत हैं उनका नाम है सेंट पॉलो। अब ये सेंट पॉल जो है ये फिर ये बाइबल का कलेक्शन करके उस यानी ये जो क्राइस्ट ने प्रीच किया उसको कंपाइल करके बाइबल बनाते हैं, राइट। बाकी लोगों से अपोस्टल्स जो उस टाइम थे उन सब से बातचीत करके। तो ये जो सोल है मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट बड़ा संत होता है उस रिलीजन का, वो मोस्ट प्रोबेबली सेम सोल होता है। यानी क्राइस्ट के बाद जो सबसे पहला सेंट, और ये सेंट पॉल उस टाइम नहीं थे जब क्राइस्ट थे, उसके बाद आते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेंट होते हैं ये सेम सोल आगे बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट राजाई फिर उन्हीं की होती है। अब आप ऐसे ही देखेंगे बुद्धिज्म में भी ऐसा ही होता है। बुद्धिज्म में जो बुद्धा के बाद एक बड़ा नाम है, उसके बाद आप देखेंगे जो राजाई है, जो पहला नाम आता है अकबर का, जिन्होंने पूरा बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया, फर्स्ट राजाई बुद्धिज्म में। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम सोल आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये कॉपर एज की बातें हैं, ये द्वापर युग में ये सब होता है, और एक पैटर्न होता है सभी प्रॉफिट्स का, जो भी पैगंबर आते हैं सबका ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है। तो सबको अभी तक समझ आया है? आप बता सकते हैं, क्लियर है? एक दो जवाब आ रहे हैं, क्लियर है। कोई और बताना चाहेगा? किसी को कोई क्वेश्चन हो? तो ये थोड़ा सा ग्लिम्प्स था कॉपर एज का, कि कॉपर एज में ये पैटर्न फॉलो होता है पैगंबरों का। अब ये कॉपर एज यानी द्वापर युग होता है, वॉर्स का युग, प्रॉफिट्स का युग होता है। और इसके बाद जो है आयरन एज शुरू होता है, कलयुग। कलयुग होता है स्कॉलर्स का और वैज्ञानिकों का युग। लेकिन ये सब लोग बहुत कुछ आविष्कार भी करते हैं, प्रीच भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गिरावट कोई रोक नहीं पाता, और वो मैनकाइंड की गिरावट नीचे जाती रहती है। बुद्धिज्म में अकबर जी, अकबर जो फर्स्ट राजाई थी, लेकिन हम समझते हैं बुद्धा और अकबर के बीच में जरूर एक मेन कोई रहे होंगे जो सेम बुद्धा सोल हुए होंगे। क्लियर है अजंता बहन? तो फर्स्ट राजा भी वही वही सोल बनता है, क्योंकि एस्टैब्लिश किया उन्होंने रिलीजन। तो वो कंपाइल भी वही करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जो बाइबल कंपाइल करते हैं वो सेंट पॉल ही, क्योंकि जिन्होंने प्रीच किया है, जिन्होंने ज्ञान दिया है, वो ही ठीक से समझ सकते हैं
कि ये ज्ञान किस तरह से फिट बैठेगा, तो कंपाइलेशन का काम भी उन्हीं का होता है। अब आयरन एज की हम बात कर रहे थे, तो आयरन एज में गिरावट चलती जाती है और फिर आता है कॉन्फ्लुएंस एज, यानी कि संगम युग। संगम युग जो थोड़े समय का युग होता है, और इस युग में अभी पीछे हमने देखा कि कुछ एक हफ्ता पहले 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया है। 8 बिलियन पॉपुलेशन हमारा वर्ल्ड का हो चुका है। तो ये पूरे 8 बिलियन लोगों को परफेक्शन में आना है, एक्सट्रीम गिरावट से, बिल्कुल ही गिरावट से परफेक्शन में आना है। ये कॉन्फ्लुएंस एज में होता है। तो क्या होता होगा, कोई जवाब देना चाहेगा? कोई मैजिक होता है? क्या लगता है आपको, कैसे आएंगे ये सारे सारे के सारे एक्सट्रीम परफेक्शन में, एक्सट्रीम गिरावट से एक्सट्रीम परफेक्शन? तो ये जो संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस एज जिसको बोलते हैं, क्या होना होता होगा? जो नए लोग हैं वो बता सकते हैं। कोई कोई जादू की छड़ी ऐसे घुमाएंगे और सबके सब परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा होता होगा? ऐसा हो तो कितना अच्छा है, नहीं? चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते। आई थिंक लोगों को जवाब पता है, हम ऐसा समझते हैं। तो पूरा एक्सट्रीम गिरावट से एक्सट्रीम परफेक्शन में जाना है। हाँ, भगवान आते हैं, किसी का जवाब है। तो दो चीजें होती हैं, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यानी महापरिवर्तन होता है। और वो होता है, पहला जब ये नया ज्ञान आता है, नया ज्ञान आता है, क्योंकि पूरे 800 करोड़ लोगों को बदलना है। और दूसरा, ये दर्द की मिशनरी जो है, ये बहुत तेजी पकड़ लेती है। ये दो चीजें होती हैं, दर्द की मिशनरी तेजी पकड़ती है और पहला नया ज्ञान आता है। अब जो नया ज्ञान है, ये बिना किसी, ये महापरिवर्तन जो है बिना किसी कैटलिस्ट के नहीं हो सकता। कैटलिस्ट ये साइंस का शब्द है, लेकिन कैटलिस्ट का मतलब है जो व्यक्ति या वस्तु परिवर्तन करती हो। हाँ, परिवर्तन करती हो, ये मतलब है। तो वो इस कैटलिस्ट के बिना नहीं होते हैं। तो नया ज्ञान आता है परमात्मा के अवतरण के साथ में। और दूसरा, ये दर्द की जो मिशनरी है, वो बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है, यानी बहुत तेजी पकड़ लेती है। और ये हम कह सकते हैं स्टार्ट होता है एक छोटे से एपिसोड के साथ में। और ये छोटा सा एपिसोड हम कह सकते हैं, ये कोरोना एपिसोड कह सकते हैं, छोटा सा एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है, मिशनरी स्टार्ट होती है। और क्योंकि सारे कर्मों के खातों को यहाँ चुकतू हो जाना है और फिर से नए सिरे से ये साइकिल शुरू होना है। तो ये यहाँ पर सारा क्लियर हो जाता है, अकाउंट क्लियर हो जाता है, क्योंकि नया साइकिल स्टार्ट होता है सतयुग से। तो ये हमारे चक्र का अभी तक का ज्ञान था। कोई शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर, कुछ पूछना चाहेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अभी तक सबको समझ है, समझ आ गया है? समझ आया है सबको? कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये प्रॉफिट्स का जो पैटर्न है, हमारे उसके साथ तो नहीं जुड़ा, हमारी प्रैक्टिस के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बाबा चाहते हैं हम ये सब जाने, इसीलिए ज्ञान देते हैं। तो इसको ज्ञान समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि
हमारी प्रैक्टिस से इसका इफेक्ट नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। अब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप मूवी देखने जाते हैं। लेकिन आप थिएटर में क्या देखते हैं, उस मूवी में जो फिल्म में आप देखते हैं कि लोग बहुत ओल्ड हैं, यहाँ पर तकरीबन कुछ 190 ईयर ओल्ड लोग दिख रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हैं बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है। कोई पेड़ है जो लगता है कि शायद 500 वर्ष का होगा, लेकिन वो पूरी मूवी 1 घंटे की है। वो पूरी मूवी 1 घंटे की है, लेकिन उसमें मूवी में दिख रहा है कि ये 5,000 वर्ष पुराना, सॉरी 500 वर्ष पुराना पेड़ है, इतनी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड ओल्ड लोग हैं। तो मूवी में जो दिखाया जाता है उसे देखकर हम मूवी की आयु नहीं बता सकते। आप समझ रहे हैं? मूवी में जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं, उस मूवी की सीन्स को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये मूवी कितने घंटे की है। ऐसे ही इस ड्रामा में बहुत कुछ हो रहा है, इस मूवी में भी, ये रियल लाइफ मूवी में बहुत कुछ होता है, अंदर कई कई चीजें होती हैं, कुछ कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको देखकर आप इस मूवी की ड्यूरेशन, ये कितने साल की मूवी है, कितने घंटों की मूवी है, ये आप नहीं बता सकते हैं। और इस मूवी की जो ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम है, वो 5,000 साल फिक्स्ड टाइम है। और हर काल यानी हर युग जो है इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, 1250। तो हम अब आते हैं अपनी बात पर जूलियन बार्बर की। जो हम बता रहे थे एंड ऑफ टाइम में, उन्होंने कहा वर्तमान को देखकर आप नहीं पता कर सकते कि पीछे कोई क्या था, यानी पीछे वो था भी नहीं। तो आज आप जो ये ज्ञान कहता है कि ये, बाबा कई बार कहती है फिल्म है, तो इसको हमको समझना है, ये फिल्म है। फिल्म यानी कि कोई भी सीन कैसे भी तुरंत चेंज हो सकता है। फिल्म में स्लाइड्स होती हैं, तो फिल्म में अगर आपको दिखा रहे हैं कोई व्यक्ति, 2 सेकंड की सीन आती है फिल्म में, आप बैठे हैं फिल्म देखने, 2 सेकंड की सीन है, एक व्यक्ति एक डॉग की हड्डी लेके जा रहा होता है, बस वो सीन ओवर। और पूरी मूवी में 2 घंटे में कोई कुत्ता नहीं होगा वहां पर, पूरी मूवी में कोई डॉग नहीं है, लेकिन वो डॉग की बोन लेके जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे डॉग था, केवल वो बोन है। तो मूवी में स्लाइड में डॉग की बोन का स्लाइड है, डॉग का स्लाइड नहीं है। तो इसीलिए कई साइंटिस्ट ऐसा कह देते हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। आप समझ रहे हैं बात को? आप टाइप कर सकते हैं, किसी को बात नहीं समझ आई तो बताएंगे हम। इस मूवी में कई चीजें 10,000 साल की करार दी जाती हैं। हाँ, किसी वो कुत्ते की हड्डी देख के लग सकता है ये 10,000 साल पुरानी हड्डी है, लेकिन पूरी मूवी में कुत्ता भी नहीं है। डायनासोर की हड्डियां दिख रही हैं, कोई जरूरी नहीं पीछे डायनासोर हुआ हो। तो ये मॉडल कहता है, इस मॉडल के हिसाब से, इस फिल्म के मॉडल के हिसाब से, जैसा बाबा बताते हैं उस हिसाब से, हमारे भी हिसाब से डायनासोर नहीं हुआ होगा। हड्डियां उस सीन में आई, और क्यों आई उस सीन में हड्डियां, वो भी आप बता सकते हैं। क्या जरूरत थी ड्रामा की सीन में वो हड्डियां डालने की? आप लोग सुन रहे हैं, किसी का ना कोई जवाब आ रहा है, ना कोई कैमरे में दिख रहा है।
अभी कुछ कैमरेज ऑन हो रहे हैं, ठीक है, राइट। समझ आ रहा है आपको? पूर्णिमा बहन, आपको समझ आ रहा है? हाँ, राइट। रितु बहन भी दिख रहे हैं अभी, और जवाब आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। सवाल है पूर्णिमा बहन का, अभी आपको अनम्यूट करते हैं। जी। हाँ सिस्टर, जैसे आपने शेयर किया ना कि उन लोगों की हड्डियां हैं फॉसिल्स की, तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एंड दैट टू जोलॉजी, पीजी इन जोलॉजी, तो मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत देर से ये घूम रहा है मेरे माइंड में, फिर वो कैसे आया, इम्प्रेशंस कैसे हैं? देखिए, ये ड्रामा है, नॉट टू फॉरगेट। फिल्म में कैसे आती है सीन्स, हाँ, हम आपको थोड़ी देर म्यूट करते हैं, फिर आप पूछेगा। राइट। फिल्म में कैसे आती है सीन्स, आपको दिख रहा है कि अभी अमिताभ बच्चन होटल से उतरा और सेकंड सीन में घर नजर आता है उसका। अभी घर कैसे बन गया इतनी जल्दी? स्लाइड है, लेजर शो है ये, स्लाइड है, ड्रामा की सीन है। उसका मतलब ये नहीं कि पीछे कोई पत्थर रख के घर बनाया होगा। आप समझ रहे हैं? आप साइंस के स्टूडेंट है बिल्कुल, लेकिन साइंस जो है आज हमारा पत्थर बुद्धि का अप्रोच है उसका। वो घर भूल गया, सोल भी नहीं देख रहा है, बॉडीज को करेक्ट कर रहा है। तो वो इस ड्रामा में कुछ भी हैरत अंगेज हो सकता है। ये एंटरटेनमेंट के लिए बना है, देखिए इसको समझिए, ये हमारे मनोरंजन के लिए है। कौन देख रहा है? सोल्स देख रहे हैं। और इतने सोल्स अभी क्यों उतर के आ रहे हैं? इतना इंटरेस्टिंग मूवी हो रहा है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये मूवी तो इतनी अच्छी मूवी और किधर होगी, बताइए। तो आपका सवाल, अच्छा, आप हमको दिख नहीं रहा है। जी पूर्णिमा बहन, अभी आपको क्लियर होता है? हाँ सिस्टर, ये फिर भी क्यों मैं आए, एक लॉजिक नहीं मैं बताइए। अप्लाई, हाँ लॉजिक नहीं अप्लाई कर पा रही। जैसे आपने बोला कि फिल्म है, वो पता है कि पीछे से बहुत सारे स्लाइड्स बने हैं, सेट्स बने हैं, अभी अमिताभ बच्चन अपने ऑफिस में है या पुलिस राइट। स्टेशन में है, फिर घर पे पहुंच गया नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा वो लोग काम करते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो ये, तो फिर उस वो चीज आई, वो वहां पे होगी तब तो उसके इम्प्रेशंस है ना। देखिए, मैं इसको एक रिलेट चीज, नहीं हाँ, कर पा मैं रही आपको हूँ। आपको हाँ। अभी बताती हूँ। देखिए, एक होता है जो साइंस के लॉज होते हैं, जो लार्जली सब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। साइंस के लॉज, लॉ ऑफ न्यूटन लॉ है, फलाना लॉ है, बहुत सारे लॉज होते हैं, साइंस के कानून होते हैं जो लार्जली इस दुनिया में एप्लीकेबल है, मोस्टली एप्लीकेबल है। लेकिन इस ड्रामा के ऊपर फिल्म का लॉ अप्लाई करता है। इस ड्रामा के ऊपर फिल्म का लॉ अप्लाई करता है। फिल्म का लॉ अलग होता है। फिल्म में आप नहीं, एक लॉजिक नहीं यूज कर सकते जो साइंस में यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि बॉडी में सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और हम कैसे ओल्ड होते हैं, ये सारा एक लॉजिक है जो सब पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल टू ऑल सोल्स, हाँ, ऑल बॉडीज। हाँ, फिर उसके बाद वाटर के लॉज होते हैं, कैसे वो इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन है, एप्लीकेबल टू मोस्टली हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन इस ये जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा जो है, देखिए, क्योंकि हमने इसको ड्रामा की तरह नहीं देखा, इसको भी उसी साइंस के लॉजिक में यूज कर रहे हैं। ये ड्रामा, यहाँ सोल्स इन्वॉल्व है। साइंस के लिए सोल्स तो है ही नहीं, साइंस तो सोल्स को मान्यता ही नहीं देता है। उनके लिए ये एक प्रोसेस है, वो बर्थ लेना प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक क्या कहते हैं कि जो शरीर तैयार होता है और बाहर आ जाए। अरे, शरीर को चलाने वाला कौन है? और ड्रामा के लॉज अप्लाई होते हैं। अब ये कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं कि ये क्यों डायनासोर की हड्डियां भी क्यों आती है लास्ट में, पहले क्यों नहीं आई? अब कलयुग में क्यों आती हैं ये हड्डियां? इसका भी जवाब है। अब कोई जवाब देना चाहे तो आप जरूर दे सकते हैं। पूर्णिमा में थोड़ा क्लियर है आपको? आप थोड़ा और समझेंगे इसको। आप ओके, आप म्यूट हो गए, रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मुझे आप दिख नहीं रहे हैं, हाँ, आप अनम्यूट नहीं कर सकते, मैं रुकिए।
हाँ, राइट, जी बोलिए। हाँ सिस्टर, थोड़ा सा मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। जहां तक बाबा जो कहते हैं वो तो सब सब उसमें सब जी हाजिर है, ओके है बाबा के लिए। लेकिन वही है ना, पीछे का जो जो भी इम्प्रेशंस है माइंड में, जो हमने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमको घुमाया जो आपने बोला ना अभी। तो वही हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, लॉजिकली रिलेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये क्वेश्चन रेज किया। तो जैसे आपने बोला ना कि ड्रामा वंडरफुल है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो जुरासिक पार्क मूवी बना, तो वो वही उसी के जी, लिए आया था ना। हाँ, और क्यों बना ये भी हम आपको बताएंगे, अगर कोई जवाब नहीं देता है तो। कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं कि ये क्यों बनी है मूवी, क्यों और डायनासोर की हड्डी आई और क्यों ये मूवी बनी। कोई बताना चाहे तो जरूर बता सकते हैं। ठीक है पूर्णिमा बहन, आप थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग सुनिए, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू राइट, सिस्टर। थैंक यू। हाँ, सुचंदा बहन है, राइट। बताइए सुचंदा बहन। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा दीदी, तो आपने भी जितना समझाया, वो जो पूर्णिमा दीदी ने जो पूछा वो मेरे दिमाग में भी घूमता ही रहता है हमेशा। तो इसका मतलब मैंने अभी जो हम ड्रामा में जो कुछ भी देख रहे हैं, इसमें कुछ चीजें लॉजिकल है, कुछ चीजें नॉट लॉजिकल कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसे आप वो समझा रहे हैं। फिल्म, हाँ, वो फिल्म के लॉज अप्लाई करते हैं यहाँ पर। आप साइंस के लॉ यहाँ फिल्म में मत डालिए। फिल्म में कोई साइंस नहीं काम करता है ना, आप जो नहीं फिल्म नहीं देखने, नहीं। राइट। तो यहाँ पर साइंस के लॉज अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ फिल्म के बाई एंड लार्ज। और मॉडल जो है वो मॉडल, यानी ये जो हम स्पिरिचुअल मॉडल आपको सुना रहे हैं, सही मॉडल, ट्रू मॉडल उसी को कहा जाता है जो मैक्सिमम आंसर्स जिसमें हो। अच्छा। राइट, जो हम ट्रू मॉडल कहेंगे वो मॉडल का माना जाएगा जिसमें बहुत चीजों के जवाब मिल जाते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए। राइट है सुचंदा बहन को, हम आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा, वरना आप हैंड जरूर रेज कर सकते हैं। थैंक यू सुचंदा। राइट, और किसी का कोई सवाल? अब ये आप बताएं कि क्यों अंत में डायनासोर की बोन्स आ जाती हैं। आप बता सकते हैं ये यहीं पे कलयुग में क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया? आप टाइप कर सकते हैं। पहले द्वापर युग में भी आ सकते थे डायनासोर्स, डायनासोर के बोन्स, अभी क्यों आए? आपके कोई भी जवाब दे सकते हैं, कुछ आपको सूझ रहा हो। बैक में जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, जी, राइट। टाइम हो रहा है टू मेक पीपल थिंक ओवर। अच्छा, समय हो रहा है, ताकि लोग इस बारे में सोचे, कुछ ऐसा मतलब रहा। अच्छा, चलिए, देखिए, ड्रामा में जो हमारा जो जवाब रहेगा वो ये कि ड्रामा सीन में इस बोन का उतरना, इतने सारे नए सोल्स नीचे उतर रहे हैं, नए सोल्स उतर रहे हैं, तो उनको अच्छा बेस्ट जॉब चाहिए, उनको बेस्ट रुतबा होना चाहिए, उनको नेम फेम सब कुछ खूब क्या कहते हैं, आलीशान होना चाहिए। तो ये जो डायनासोर, मुझे ये इन सब सोल्स को जॉब देने के लिए है। हाँ, इन सब सोल्स को ये इतना, अरे बोन्स के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनी, इतने सालों साल तक चली। हाँ, पार्ट 2 पार्ट 3 क्या क्या नहीं चला। तो जो एक्ट कर रहे हैं वो नए सोल्स को ऊपर चढ़ना होता है, कलयुग का अंत है, उनको भी तो एंजॉय करना है ना, 3/4 अपना जीवन। तो ये जो आते हैं तो ये सब चीजें उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एरिया हो जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारे जॉब्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत कुछ लग जाते हैं, और जो कर रहा होता है, जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, उसका नाम ऐसे राइज करता है ऊपर, नाम शान रुतबा सब कुछ राइज कर जाता है। तो ये जो है ये सारा इसीलिए बना होता है, ताकि उन नए सोल्स के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, वो अभी पुराना जॉब थोड़ी ना करेंगे, उनको तो कुछ चकाचौंध जॉब होना चाहिए। तो उनके लिए भी व्यवस्था होती है ड्रामा में इन सब चीजों की। तो अब ये जो कॉन्फ्लुएंस एज है, ये बहुत ही छोटा सा युग है, और यहाँ पर सबको ऊपर चढ़ना होता है। हम ये भी समझ ले कि
विनाश फोर्स होते हैं कि अगर हम नहीं भी बदलना चाहें तो ये हमें बदल देंगे, विनाश फोर्स हमारे को बदल देंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी हम ये ज्ञान शेयर कर रहे हैं तो इसमें भी चांस होता है कि माया आ जाए और इसको गलत इंटरप्रेट करे, ये भी हो सकता है। और गलत इंटरप्रिटेशन होगा तो पेन होगा, और पेन होगा तो जब तक हम सत्यता से अलाइन ना हो जाए, सत्यता की राह पर करेक्टली ना बैठ जाए, तब तक वो पेन नहीं जाएगा, राइट। और जैसे होते हैं ना वो जो भेड़ होती है, हाँ, भेड़ को आप छोड़ दो तो कोई लेफ्ट जाएगा, कोई राइट जाएगा इधर, लेकिन जो लेफ्ट राइट जाने वालों के लिए एक डंडा होता है, वो डंडे से इधर उधर मारते हैं तो वो बीच में आ जाते हैं लाइन में। तो ऐसे ही ड्रामा बना हुआ है, हम थोड़ा लेफ्ट राइट जाएंगे तो स्टिक पड़ती है कि आप बीच में आ जाओ, वो आपका मार्ग नहीं है। तो ये स्टिक ड्रामा प्लान अनुसार करेक्टली चलता है। तो ये कॉन्फ्लुएंस, एक संगम युग होता है, ब्राह्मणों का युग होता है। और ये युग होता है जब आप पूरे चक्र की क्लॉक को सेट कर सकते हो अपने लिए। और थोड़ा भी अगर यहाँ पर संगम युग में आप आलस से अलबेलेपन में आते हैं तो पूरे चक्र को इफेक्ट करता है। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका ब्राह्मण फेस है, उतना स्ट्रॉन्ग आपका देवता का फेस होता है, उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप सबको अभी तक समझ आया यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है अभी भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहिए, आप कुछ सवाल आए हैं हम उसको चेक करेंगे। जो सतयुग में जो पैलेस होते हैं वो भी स्लाइड्स की तरह आएंगे या फिर बनाए जाएंगे? तो मुरली के हिसाब से बाबा कहते हैं हम बनाएंगे, तो हम समझते हैं हम बनाएंगे, बनाने का भी स्लाइड होगा, कुछ कुछ बनाएंगे। बट मेरे ख्याल से काफी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो स्लाइड्स की तरह पहुंच जाएंगी शायद, ऐसा हम समझते हैं। हमारी जानकारी अभी उतनी है। आपको ये आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। जो मुरली के हिसाब से बनाए जाएंगे ऐसा समझते हैं हम। किसी और का कोई सवाल हो? सरोज बहन को ज्ञान समझ आया? हम उनसे पूछना भी भूल गए, वो कैमरे में दिख रही हैं, बहुत कीनली सुन रहे हैं। हम समझते हैं आया होगा। किसी और का कोई सवाल हो या कमेंट रहा हो? तो इसीलिए इस ड्रामा में कई चीजें हैरत अंगेज होती हैं। इस ड्रामा में लॉजिक या न्याय नहीं ढूंढेगा, क्योंकि ये ड्रामा उसके लिए नहीं बना है। अगर आप न्याय और लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो वो ऊपर मिलेगा, उस स्तर पर मिलेगा। ड्रामा में न्याय नहीं ढूंढी, न्याय होता है दूसरे स्तर पर होता है। आप देखेंगे हम जब से पैदा हुए अभी तक जो कुछ हमने देखा है, ऐसे देखा जाए तो कोई न्याय नजर नहीं आएगा। जो रॉन्ग कार्य कर रहा है उसको सब कुछ अच्छा हो रहा है, एक बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खा जाता है, तो ये कौन सा न्याय है? हाँ, ये तो कोई न्याय तो नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है न्याय। न्याय है दूसरे लेवल पर है, सोल के लेवल पर। तो अगर आप यहाँ नीचे से लोअर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, नीची चेतना से देख रहे हैं, तो यहाँ न्याय नहीं दिखेगा आपको। पर आपको समझ है ये ड्रामा है, इसमें न्याय नहीं ढूंढिए, क्योंकि ये मनोरंजन के लिए बना है। यहाँ पर इसको मनोरंजन की तरह देखिए। न्याय देखना है, ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ऊपर यानी बुद्धि से। किसी और का कोई सवाल? अजंता बहन क्लियर है? क्लियर है। जी, जीसस और क्राइस्ट दो सोल्स हैं, दो सोल्स हैं। आप देखेंगे जो जीसस जब 30s में होते हैं तब क्राइस्ट का एंट्री होता है, और जैसे ही एंट्री होता है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा ना।
इवन आप देखेंगे वो आप औरोबिंदो जो है हमारे भारत में से ही देख लेते हैं, औरोबिंदो जी जो है, विवेकानंद, ये जब 30s में थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है। और छोटा मोटा नहीं हो सकता है, आप स्पिरिचुअल ज्ञान बचपन से ले रहे हो, बट वो आपको प्रॉफिट नहीं बना देगा, पैगंबर नहीं बना देगा। पैगंबर अलग होते हैं, राइट। आप बता सकते हैं, आपको अगर समझ आया हो तो। निधि बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ये ड्रामा का ज्ञान जो है, ये सही में हैरन थे जो भी बोले कि बहुत ही वंडरफुल है। और जब भी आप क्लास लेते हैं तो हर बार कुछ नया ओपन होता है, नया कुछ निकल के आता है। तो आज यही समझ में आ रहा है कि जैसे कार्मिक थ्योरी है, बाबा कहते हैं कि आपके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ आ रहा है ना, कार्मिक लॉ है। लेकिन इसको फिर हम ड्रामा से वो कनेक्ट नहीं कर सकते कि जो भी हमने दिया है यूनिवर्स में या सोल्स को, वो ही आ रहा है हमारे पास। हम इसको कैसे अलग अलग रख के देखें? ये अलग अलग नहीं है, कार्मिक लॉ तो वर्क करेगा ना, लेकिन वो सोल के लेवल पे करता है निधि में। आपको इस जन्म में वो लॉ नजर नहीं आएगा, एक जन्म में नहीं मिलेगा, ये जन्म जन्मांतर का करेक्शन होता है एक सोल के लेवल पर। इस जन्म में हो सकता है किसी ने खूब किसी को मारा हो, तंग किया हो, तो नीचे से देखने वाले को उतना ही नजर आएगा। लेकिन मे बी नेक्स्ट बर्थ में आप देखेंगे तो उस बर्थ लेवल वालों को क्या नजर आएगा कि ये तो अन्याय होता है, लेकिन वो फिर कभी सेटल हो जाता है। सोल लेवल पे सेटलमेंट्स होती है, समझे आप। वो नेक्स्ट बर्थ में सेटल हो जाएगा, नेक्स्ट बर्थ या आगे के फॉरवर्ड बर्थ्स में। या मैं आपकी बात नहीं समझी, आप समझा सकते हैं। नहीं, सोल के लेवल पे तो है ही, लेकिन जैसे एक आता है ना, हर कुछ रिलेशंस जो आपको मिले हैं, जो भी आपको जैसा घर मिला है, जहाँ पे आप आते हाँ हो, हाँ जहाँ बर्थ लेते हो, हर जी। कुछ तो उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना इस ड्रामा में। सोल की जर्नी। हाँ, सोल की जर्नी। और एक चीज और है निधि बहन, हर किसी को एक पार्ट मिला हुआ है, ये नहीं भूलिएगा। किसी को फर्स्ट टाइम एंट्री का पार्ट है, किसी को सेकंड टाइम एंट्री का पार्ट है। पार्ट भी एक है, सब सोल्स कोई गोल्डन एज में एंटर करता है, बट हम इसको पार्ट की तरह देखते हैं और हर पार्ट यूनिक है। तो सोल में वो पार्ट एम्बेडेड होते हैं, उसमें नूंद होती है। बट देन हम जैसे ये नॉलेज गेन करते हैं तो एक तो ड्रामा है ये अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारे को जो करेक्ट करना है उसको हम देखते हैं। हमारा करेक्शन होते रहना चाहिए, सोल का करेक्शन एक पार्ट है, हर इसी का एक पार्ट है। आपको जो रिलेशंस मिले हैं, मे बी अब कुछ अकाउंट है इसीलिए मिले हैं, बट इनिशियली हर कोई एक पार्ट के साथ आता है, अपने एक पार्ट के साथ आता है, एंड देन कोई ना किसी के रिलेशन में आते हैं, और फिर बंधन हो जाते हैं, और फिर आगे इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। इवन आप देखेंगे जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स भी ज्ञान देने के बाद वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ बंधन हो जाता है उनका, और फिर वो अगले जन्म में फिर यहीं पर आते हैं जब तक मूवी खत्म ना हो जाए। आप समझ रहे हैं? जी दीदी। या मेरे को समझ नहीं आया तो आप समझा सकते हो। जैसे दीदी ड्रामा का पार्ट अगर बोलें तो ये बॉडी भी ड्रामा का ही पार्ट है। हाँ जो भी बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, हू बहू रिपीट हो रहा है। जी। तो आई द सोल इतने ऑडियंस बन के आराम से देखती रहे, तो इसके लिए तो उसे वो शरीर में भी जो हो रहा है वो भी ड्रामा का पार्ट है। और फिर जो इन आंखों से दिख रहा है फिजिकल आई से, वो भी सब जी। ड्रामा हाँ का ही पार्ट है। बिल्कुल ये बिल्कुल सीन्स ड्रामा हैं, का पार्ट है। स्लाइड्स हैं, इतना मतलब अगर उसको फिल्म देखेंगे तो फिर पूरे डिटैच होकर देख पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल इस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना है। जी। और तभी गोल्डन एज सिल्वर एज में कौन आएगा? जो
डिटैच होके ड्रामा एक्ट कर सके। उधर तो इतना प्रलोभन होता है देखा जाए तो वो लोग मूवी समझ के ही एक्ट करते हैं, वो लोग फंसते नहीं है। चाहे कोई भी पार्ट हो वो मूवी समझ के एक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा घर वो है जहां पर सब इक्वल है। समझ रहे हैं, पार्ट यहाँ पर है। अल्टीमेटली सोल इस ड्रामा का भाग नहीं है, वो एटर्नल है। यहाँ पर केवल एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं जो भी है, क्योंकि हम भूल गए ये एंटरटेनमेंट है, तो हमें लग रहा है ये क्यों तंग कर रहे हैं, वो क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसा दिखता है हमें। लेकिन हम ड्रामा से परे हैं। पूरा फिल्म तो समझ के देखना वो नॉलेज है। तो बाबा का यही है, निंदा स्तुति सर्दी गर्मी सब एक समान कौन रह पाएगा? वही रह पाएगा ना जो इसको ड्रामा समझेगा। जी, कार्मिक अकाउंट थ्योरी और ये लगाओ तो फिर बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं दिखेगा। क्योंकि ड्रामा देखने से वो जैसे लगता है ना स्क्रिप्टेड है, कोई चीज फिक्स्ड है, लेकिन तब आपके स्क्रिप्टेड है, थॉट्स नहीं चलते। हमें भी एक्ट करना है। स्क्रिप्टेड तो है लेकिन हमें भी कर्म करना है। वो एक्टिंग के बिना ड्रामा कैसा हुआ? हमें भी तो एक्ट करना है, लेकिन हम एक्ट करते हैं श्रीमत पर। जी, ड्रामा, फ्री रहकर, जी फ्री रह, अपने ड्रामा से पोजीशन फ्री से। रहकर, एग्जैक्टली। जी, तो जी, ये डेप्थ में समझ के हमको एक्ट करना है। तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है, थोड़ा डेप्थ में हमें। जी, जी। ओके दीदी, थैंक थैंक यू निधि। यू। हाँ नीना मैम बोलिए। दीदी अभी आपने पैगंबर, हर पैगंबर के बारे में ये बताया, वो थ्योरी समझ में आ गई मेरे को। जीसस एंड क्राइस्ट के बारे में आपने जैसे बोला ना 30 की एज पे लगभग ऐसे कि वो आते हैं, तो फिर अंत समय तक मतलब जो भी उन्होंने धर्म स्थापन किया वो 2 सोल्स अंत तक रहेंगी। हाँ मोस्ट ऐसा ही रहा, ऐसा ही अभी तक का पैटर्न है, क्योंकि एंड तक उनका भी कुछ कार्मिक अकाउंट होता है। और अ, हम कहेंगे वो, अब जीसस के लिए क्राइस्ट का एंटर करना वो उसके लिए बहुत अच्छा है, जीसस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पर दुनिया में ऐसा होता है ना, कोई इवल सोल प्रोसेस करता है किसी को, तो क्या होता है कि वो परेशान होते हैं, उनको लगता है वो थैंक गॉड वो गया, वो इतना परेशान होते हैं, थैंक गॉड हो गए। यहाँ पर प्योर सोल एंटर कर रहा है, तो वो जो इतना उसका प्योरिटी है, उसका जो क्या कहते हैं, जो लव है, सुख है, उसकी वजह से दूसरे सोल को भी बेनिफिट होता है, और वो फिर उनका जो अकाउंट है वो एंड तक चलता है। यहाँ पर वो बेनिफिट हो रहा है जीसस का सोल। और नॉर्मल दुनिया में जो स्पिरिट पोजेस करते हैं तो वो तो फिर तकलीफ वाली बातें होती है। यहाँ पर एक प्रॉफिट सोल आप में है तो उसको भी फर्क पड़ता है जीसस सोल को। तो हाँ, ये आपका सवाल था। अंत तक रहता है पार्ट, अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसा ही रहा हो। चाहे अंत तक ना भी रहा हो तो उतना ही पार्ट रहा होगा, लेकिन वो फिर वापस तो नहीं जा सकते, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। राइट, क्लियर है। अच्छा, मैंने आप शायद आप बात कर सकते हैं नीना बहन, क्लियर है? जी दीदी क्लियर है, अच्छा थैंक जी, यू। right. हाँ तो यहाँ किसी के यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, फिर हमें एंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, मनोरंजन है तो एंजॉय करना चाहिए। ड्रामा स्क्रिप्टेड है पर हमारे को अपना स्क्रिप्ट खुद लिखना है। जैसे हमने पहले भी कहा, हम को क्रिएटर्स हैं ड्रामा की। ड्रामा स्क्रिप्टेड है लेकिन हम भी यहाँ पर को क्रिएटर्स हैं, हम भी अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो दोनों ही तरह से ये होता है, तो हमको इसको एंजॉय करना है। किसी और का कुछ क्वेश्चन, वरना हम यहाँ पर एक मेडिटेशन पे आएंगे। राइट, तो हम यहाँ पर एक
छोटे से साइलेंस में आते हैं। तो आपको जो भी जो नए लोग हैं यहाँ जिन्होंने सुना है, जो भी आपको प्रैक्टिस इजी लगती है वो आप पकड़ सकते हैं और कर सकते हैं। और हम सभी से बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग्स आप एक बार जरूर चेक कीजिए, और हमारे को स्ट्रांग होता है नॉलेज। चलिए हम चलते हैं साइलेंस में। हमारा साइलेंस रिच है, कल्याणकारी साइलेंस है। केवल आवाज का नहीं है, लेकिन मन का भी साइलेंस। हम अपने आप को घर में देखते हैं, ये घर ड्रामा से परे है, जहां पर ट्रू फैमिली, सच्ची फैमिली है, सच्चे रिलेशंस हैं, सच्चे पिता है। और ड्रामा में जो भी होता है, सोल्स को उसका कोई असर नहीं होता। उनका घर सुरक्षित, उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है, खुद भी वो इमॉर्टल है, अविनाशी। यहाँ संबंध है जहाँ सब कुछ सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सब पॉइंट्स हैं। यहाँ कोई रावण के जज्बात नहीं है, रावण की फीलिंग्स भी नहीं है। सब कुछ सिंपल है, सहज है। ये एक वंडर है दुनिया का, अद्भुत लोक। यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है। यहाँ सब एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। अलाइनमेंट है मनों की, ये सबके मन मैच करते हैं। सुख, शांति, संतुष्टता। हम अपनी बुद्धि को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, विशाल बनाते हैं और देखते हैं ये सत्य है। ड्रामा कभी किसी का घर नहीं हो सकता। ड्रामा मनोरंजन के लिए होता है, एपिसोड्स होते हैं। ड्रामा में कोई न्याय नहीं देखता है, कोई तर्क नहीं देखता। हमको केवल अपना पार्ट प्ले करना है, ताली बजाना है और घर जाना है। आप अपना पार्ट भी देखते हैं, दूसरों का भी देखते हैं। पार्ट प्ले करिए, क्लैप कीजिए, घर जाइए।
कोई किसी के फाइनल थॉट्स यहाँ पर? तो ये हमारा आई थिंक 9 days का सीरीज यहाँ पर एंड होता है। तो अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहे या कमेंट्स हो, तो जो नंबर आएगा लास्ट में आप वहां पर पूछ सकते हैं। और सभी को हम ज्वाइन करने के लिए, आप लोगों ने अपना समय दिया और ज्वाइन किया। आज समय से इम्पोर्टेंट चीज कुछ नहीं है, तोहफा भी कुछ नहीं है। आप सबने इतना बड़ा गिफ्ट दिया और अटेंड किया, और बहुत अच्छा ये क्लासरूम था। सबने बहुत दिल खोल के शेयर किया, और अपने सवाल और कमेंट्स भी थे यहाँ पर। सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। और अपना एफर्ट जारी रखिए, एक्यूरेट एफर्ट कीजिए। एक्यूरेट एफर्ट से ही परिवर्तन आएगा। हम यूं ही टाइम पास करने के लिए 1 घंटा योग किया वो वाला नहीं कीजिएगा। एक्यूरेट कीजिएगा, सटीकता से कीजिए, यथार्थ रीति कीजिए, जो भी समय मिले आपको। सो सभी को थैंक यू। ओम शांति।